हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति मिश्रा एंड वेलकम टू विभूति मिश्रा क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम CUET 2023 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये CUET होता क्या है, उसके एग्जामिनेशन के डेट्स क्या रहने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है इसका CUET का, और हमें किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए इस CUET एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, यानी कि CUET से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये CUET होता क्या है। तो CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि NTA के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। पिछले साल ये स्टार्ट हुआ था, इस साल भी ये कंटिन्यू है और आगे आने वाले सालों में ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी बच्चे को अगर मान लीजिए IIT और NITs के अंदर एडमिशन लेना है तो उसको JEE मेंस और एडवांस का पेपर देना होता है। किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। इसी तरीके से अगर किसी भी बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए उसको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो CUET बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना है। ठीक है, तो वो का एग्जाम जो है वो CUET है। अब इसमें हमें क्या जानना जरूरी है कि आखिरकार इसके एग्जामिनेशन डेट्स क्या है, किस डेट को एग्जाम होगा, और जिन बच्चों ने इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं भरा है तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 12 मार्च 2023 दिख रहा है, जो कि अब नहीं है। अब हमें ये पब्लिक नोटिस के थ्रू CUET ने हमें बताया है कि जिन बच्चों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है और 30 मार्च 2023 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो पेमेंट करने की जो डेट है वो भी 30 मार्च 2023 कर दी गई है। तो जिन बच्चों का एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है वो तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे, और जिनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया है वो अभी भी उनके पास टाइम है, आप अपना एग्जाम फॉर्म भर के और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि आखिरकार एग्जाम के डेट्स क्या है, किस डेट को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है हमारे पास वो 21 मई से 31 मई के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसके लिए रिजर्व डेट भी रखा गया है कि 1 से 7 जून का जो डेट है वो रिजर्व डेट है, और जो मेन डेट है जिसके अंदर एग्जाम को कंडक्ट करवाना है CUET का वो 21 मई से 31 मई के बीच में होगा किसी का एग्जाम। ठीक है, तो ये तो रही बात कि एग्जाम फॉर्म कब तक फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम का डेट क्या है, इसके रिगार्डिंग बात रही। अब हमें ये जानना होता है कि आखिरकार इस एग्जाम का स्कीम क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस एग्जाम के 3 सेक्शंस में ये एग्जाम लिया जाता है, यानी कि जो भी पेपर जिस पेपर का आप एग्जाम दोगे वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 1A और 1B, वो लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर्स का होगा, यानी कि सेक्शन 1A में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस के पेपर लिए जाएंगे। सेक्शन 1B में 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया जिसका आपको एग्जाम लिया जाएगा आपसे। और फिर उसके बाद सेक्शन 2 आता है जिसमें कि डोमेन वाला सब्जेक्ट आता है। डोमेन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप बहुत सारे बच्चे होंगे, सबका स्ट्रीम अलग अलग होगा, कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा। तो जो बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से है उस बैकग्राउंड का जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये उसका मेन डोमेन सब्जेक्ट है ना। तो वो जो मेन सब्जेक्ट है जो आपके क्लास 12th में जो आपका मेन सब्जेक्ट था वो डोमेन सब्जेक्ट कहलाता है, और उसके 27 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स। तो उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर का आप एग्जाम दे सकते हो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारे लिए जनरल टेस्ट, यानी कि 3 सेक्शंस में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एक लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, एक डोमेन सब्जेक्ट का, और एक जनरल टेस्ट होगा, है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या हर बच्चे को ये सारे सेक्शन से एग्जाम देना जरूरी है, यानी कि क्या किसी बच्चे को लैंग्वेज का भी पेपर देना है, डोमेन का भी पेपर देना है और जनरल टेस्ट वाला भी पेपर देना है उसको। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, क्या उसको लैंग्वेज का पेपर भी चाहिए, क्या उसको डोमेन वाला सब्जेक्ट भी चाहिए या जनरल टेस्ट भी चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन आपको
हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग वैरी कर सकता है। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो हो सकता है कि उनको सिर्फ डोमेन वाले सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए कि आपने सीयूईटी के फिजिक्स के पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म किया उससे मतलब है। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को हो सकता है कि उसके साथ आपको उसका जनरल टेस्ट भी चेक करना होगा कि बच्चे को के फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, वो तो है ही, और जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। हो सकता है किसी को एक लैंग्वेज भी टेस्ट करना हो, तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो आप हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर आप देख लीजिए कि हर कॉलेज में जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज का क्या क्राइटेरिया था वो आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे जाकर के, ठीक है। तो ये तो रही बात कि पेपर्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देने हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लैंग्वेज का पेपर देता है तो उसमें मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो डोमेन वाला सब्जेक्ट है उसमें अगर मान लीजिए 45 क्वेश्चंस है तो आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और अगर मान लीजिए उस डोमेन वाले सब्जेक्ट के ही किसी पेपर में अगर 50 क्वेश्चंस होंगे तो आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो अगर हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें 60 होगा जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। यानी कि जो लैंग्वेज वाला पेपर है और जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड है और मैक्सिमम अलाउड क्वेश्चन भी क्या है, फिक्स्ड है। और जो डोमेन वाला है उसमें दो कैटेगरीज हैं कि अगर 45 मैक्सिमम क्वेश्चन है तो 35 आपको अटेम्प्ट करना है, और अगर 50 मैक्सिमम क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये तो रही बात कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसका आप एग्जाम दे सकते हो और कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कितना आपको अटेम्प्ट करना है। रही बात कि क्या सारे एग्जाम्स देना जरूरी है, तो कहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है, तो इसमें आप कोई भी बच्चा मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है अक्रॉस ऑल द सेक्शंस। यानी कि लैंग्वेज जो डोमेन वाला सब्जेक्ट है और जो जनरल टेस्ट है इनको मिला करके आप मैक्सिमम 10 का पेपर दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होता है इसके बारे में हमने बात डिस्कस कर लिया। अब बात है कि इसका सिलेबस क्या होता है ना। तो लैंग्वेज का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये लैंग्वेज का जो टेस्ट लिया जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस का, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा इसका। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग बेस्ड आपसे क्वेश्चन, रीडिंग बेस्ड होगा आपका एग्जामिनेशन। जो डोमेन वाला सब्जेक्ट है उसका आपको ये बहुत खास ध्यान रखना है कि एक तो इसका जो मेन सिलेबस है वो आपको इस वेबसाइट cut.samarth.ac.in पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डोमेन वाला सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो क्लास 12th का सिलेबस होगा, ठीक है। लेकिन क्लास 12th के सिलेबस से ये मतलब नहीं है कि जैसे किसी ने सीबीएसई का एग्जाम दिया है अभी इस साल, तो सीबीएसई का सिलेबस उस सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो क्लास 12th का सिलेबस है वो डिफरेंट है। जैसे इसी साल के लिए अगर हम बात करें सीबीएसई में फिजिक्स में, तो कम्युनिकेशन सिस्टम सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो जो क्लास 12th का सिलेबस होता है उसमें इंक्लूडेड है और वो सीयूईटी के भी सिलेबस में है। यानी कि जो भी डोमेन का सब्जेक्ट है उसमें आपको क्लास 12th का सिलेबस फॉलो करना है, ना कि आपके पर्टिकुलर किसी भी बोर्ड का सिलेबस, ठीक है। तो जो डिटेल आपको सिलेबस मिल जाएगा वो CUET.samarth.ac पे जाइए आप, ac.in पे, और आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा हर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ऐसे ही जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपसे जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, जो मेंटल एबिलिटी होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस है इस यूईटी एग्जाम का। तो लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट है ना, इन सब में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ये आपको इसमें मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बच्चा अगर एग्जाम देता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है जानना कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी है कि नहीं है। तो जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, और जो भी तो जितने भी करेक्ट आंसर्स होंगे उसके लिए आपको +5 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा, और हर एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि -1 होगा। सो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई भी आंसर नहीं करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। तो मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, उसमें से अगर आपने किसी एक का भी आंसर दिया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, ठीक है।
ऐसा ही एक और हो सकता है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और चारों ही सही है, तो उनमें से अगर आपने किसी भी एक ऑप्शन को अगर आपने टिक किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि आपको 6 पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिलेबस और क्या इसका मार्किंग स्कीम होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब इसके बारे में और क्या जानना रह गया सीयूईटी के बारे में, कि ये इसका आखिरकार मोड ऑफ टेस्ट क्या होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जी आपका, यानी पेन और पेपर मोड नहीं है। आपको पेन से या पेंसिल से गोले नहीं भरने हैं, आपको क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उस पर क्लिक करके आपको ये टेस्ट देना है। जो टेस्ट का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, है ना, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सही होगा। किसी किसी क्वेश्चन में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ टेस्ट, क्या पैटर्न होगा और मीडियम क्या रहने वाला है इस एग्जाम का। तो 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि आप असामीज है, सॉरी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, यानी कि 13 डिफरेंट लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे, आप उस लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इसके बारे में और डिस्कस नहीं करना है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि डोमेन सब्जेक्ट जो है उसका एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, यानी कि जो 12th का सिलेबस है उसको आपको फॉलो करना है। और बाकी आपको मैंने बता दिया है कि cuet.samarth.ac.in पे जाकर के जो डिटेल सिलेबस है उस डोमेन सब्जेक्ट का वो देख सकते हैं। ठीक है, अब एंड में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे लिए इस एग्जाम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी बच्चे के लिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि आपको, देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स की बात करूं, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं फिजिक्स से रिलेटेड बात करूंगा। इसको आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप उस तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे फिजिक्स का कोई बच्चा है उसको डेरिवेशंस नहीं करना है ना, क्योंकि अब डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, तो हमें वो कंसेप्ट पता होना चाहिए और हमें मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक तो कंसेप्ट वाइज हम बहुत क्लियर हों हर चैप्टर के, और प्लस हम एमसीक्यूज की बहुत सारी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब एमसीक्यूज कहां से, तो जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीयूईटी का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसको आप गो थ्रू करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आए होंगे उसको आप देखना है, उसको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। और एनसीईआरटी जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। सीबीएसई के एग्जाम और जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और जो सीयूईटी का भी एग्जाम होगा उसमें आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है, यानी एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो छूट जाए इसका। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खूब सारे, जो लास्ट ईयर का जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं आपके पास अवेलेबल, वो उन सबको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी पे फोकस होना चाहिए आपका, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। इस चैनल पे मैं सीयूईटी से रिलेटेड पूरी वीडियोस लाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियोस दूंगा मैं आपको, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। और 1 शॉट में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ऐसा नहीं मतलब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तो डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम 1 शॉट में पूरी डिटेल में बात करेंगे, हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हुए जाएंगे। और फिर उस चैप्टर के हम बहुत सारे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं जो वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं सीयूईटी के एग्जाम से रिलेटेड वो आपको टाइमली मिले और हम डेली बेसिस पे इस एग्जाम की तैयारी कर सकें। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको बहुत यूजफुल लगा हो, तो ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये सारी कहानी रही, सीयूईटी से रिलेटेड सारी बात हो गई है। आई होप आपको सारी बातें, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकूं, ठीक है, और पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वहां से हम अपने सीयूईटी एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।